छात्रों, आज हम पुनः प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की नौका विहार कविता की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी नौका विहार के कुछ अंशों को हम प्रस्तुत कर चुके हैं। यह कविता आपकी गुंजन नामक पुस्तक में संकलित है। इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो अनायास पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही कुछ अंश को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके अर्थ को भी समझेंगे। इस कविता का रचनाकार अपनी नौका लेकर रात्रि के समय नौका विहार के लिए निकल पड़ता है। वह अनेक दृश्य देखता है और उन दृश्यों का मनोहारी चित्रण करता है। प्रकृति का मानवीकरण करने में कवि सिद्धहस्त है। तो आइए ऐसा ही एक चित्रण कवि का हम देखते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलग नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज बिरह शोक। छाया की कोकी को विलोक। कि अब पहुंची चपला बीच धार। कवि अपनी नौका को लेकर बीच धार में पहुंचता है। चपला का अर्थ होता है नौका। वह अपनी नाव को लेकर जल के बीचों बीच पहुंचता है। छिप गया चांदनी
का कगार। कगार कहते हैं किनारों के लिए छिप गया चांदनी का कगार, अर्थात चांदनी रात्रि में उसके किनारे जो कि प्रकाशित हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, परंतु जैसे ही नौका बीच धार में पहुंचती है, वह कगार, वह किनारे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। और दो बाहों से अर्थात दो बाहों के समान दूरस्थ, दूर स्थित तीर, तीर माने कहते हैं किनारों के लिए, धारा का कृश, कृश माने पतला, कोमल शरीर, कृश कहते हैं क्षीणकाय, और धारा का जो क्षीणकाय पतला कोमल शरीर दिखाई दे रहा था, उसमें दूरस्थ तीर, दूर स्थित जो किनारे हैं, वे किनारे दो हाथों की तरह, दो बाहों की तरह दिखाई दे रहे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आलिंगन करने को अधीर, अर्थात अपने उन किनारे रूपी हाथों के द्वारा आलिंगन करने को वह अधीर हो रहा हो। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, लगती ध्रुव रेखा सी अरार, अपलक नवनील नयन विशाल। और अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, और क्षितिज, क्षितिज कहते हैं उस स्थान को जहाँ पर धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात अत्यंत दूर स्थित होते हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, और बिटप, बिटप कहते हैं वृक्षों के लिए, और माल कहते हैं उनकी माला, अर्थात क्षितिज पर वृक्षों की माला, लगती ध्रुव रेखा सी अरार, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी नायिका की टेढ़ी भौहें हों, ऐसा उन वृक्षों की पंक्तियों से प्रतीत हो रहा था। अपलग नवनील नयन विशाल, अपलग, अपलग कहते हैं बिना पलक झपकाए, नव आसमान, नील मान नीला, नयन विशाल, और वे आंखें अपलक बिना पलक झपकाए, नव माने आसमान, नील माने नीला, नयन विशाल, अर्थात आसमान रूपी जो नेत्र हैं वे अपलक देख रहे थे। नव माने आसमान, नील माने नीले, और नयन माने नील, नयन, और विशाल माने विशाल। ऐसा लग रहा था कि आसमान रूपी नीले बड़े बड़े नेत्र देख रहे हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। माँ के उर पर शिशु सा समीप, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि माँ के उर पर, उर कहते हैं हृदय के लिए, माँ के उर पर शिशु सा समीप,
शिशु जैसा, जैसे छोटा सा शिशु होता है उसके जैसा धारा में एक द्वीप, अर्थात जो जलधारा थी उस जलधारा में एक द्वीप दिखाई दे रहा था और वह द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ के हृदय पर एक छोटा सा शिशु बैठा हो। और मेरे प्रवाह को कर प्रतीक, उर्मिल कहते हैं लहरों से युक्त, प्रवाह के लिए कर प्रतीक, प्रतीक कहते हैं उल्टा करना, अर्थात उन लहरों से युक्त प्रवाह से संघर्ष करता हुआ वह धारा का द्वीप एक छोटे से शिशु की तरह लग रहा था जो अपने माँ के हृदय पर लेटा हो या सोया हो। वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरनी निज विरह शोक छाया की कोकी को विरोध। वह कौन विहग, विहग कहते हैं पक्षी के लिए, वह कौन विहग है अर्थात वह कौन सा पक्षी है, क्या विकल कोक, कोक कहते हैं चकवा पक्षी को, उड़ता हरने को विरह शोक, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे कि चकवा पक्षी विरह से उत्पन्न शोक के लिए, नष्ट करने के लिए उड़ रहा हो। छाया की कोकी को विरोध, जो छाया पड़ रही है उस छाया की कोकी को विरोध, अर्थात कोकी कहते हैं चकवी पक्षिणी के लिए, वह छाया रूपी चकवी पक्षिणी को देखकर विरह शोक को हरने के लिए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार पंत जी ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है और मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।